नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली स्टैटिक जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एट व्हाट प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क्स ऑन। ऑप्शंस थे इसके ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली थ्योरम, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन यानी कि संवेग संरक्षण। सही उत्तर होगा इसका संवेग संरक्षण। मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर रॉकेट काम करता है। रॉकेट जो कि इंजन से गैस निकालता है, वो जो गैस निकालने की गति होती है उसी के बराबर वो गति प्राप्त करता है, लेकिन विपरीत दिशा में रॉकेट यात्रा शुरू करता है। गैस नीचे की ओर आता है और रॉकेट ऊपर की ओर भागता है। जैसे ही रॉकेट यात्रा शुरू करता है तो गैसों का बाहर निकलना शुरू हो जाता है और इस प्रकार से रॉकेट अपना गति प्राप्त करता है। और जब तक इंजन चलता रहता है वो तेज़ और भी तेज़ होते जाता है ऊपर की तरफ। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। ऑप्शंस हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर केशव चंद्र सेन। सही उत्तर होगा इसका राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। और ये था क्या, ब्रह्मो समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया था। राजा राम मोहन राय ये समाज सुधारक थे और इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना कब की थी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1828 में की थी। किनके सहयोग से की थी, तो द्वारकानाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय दोनों ने मिलकर ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी 1828 में। और किस उद्देश्य से की थी, तो इनका उद्देश्य यही था कि जो अलग अलग धार्मिक आस्थाओं में उस समय की बटी हुई जनता थी उसको एकजुट करना और समाज में फैली जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करना। राजा राम मोहन राय ने समाज में बहुत सारे जो धार्मिक रूढ़ियों चल रहा था उसको बंद करवाया था, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति तंत्र और भी जितने भी सामाजिक कुरीतियाँ थे उन सभी को इन्होंने रोक लगाया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया या फिर साउथ अफ्रीका। सही उत्तर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादक होता है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है, तो कैनबेरा। और यहाँ के पीएम कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन है पीएम। और यहाँ के करेंसी का नाम क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शंस हैं जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर क्यूबा। सही उत्तर होगा जापान। और जापान का कैपिटल टोक्यो। करेंसी वहाँ का क्या है, तो जापानीज येन। ये हम आपको जनरल अवेयरनेस वाली क्लास में भी बताए थे। जापानीज येन ये करेंसी है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है। विथ हुम इज द येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड इन इंडिया। जिस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसी तरीके से येलो रिवॉल्यूशन पूछ रहा है किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं धान के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, चाय के उत्पादन से या फिर फूलों के उत्पादन से। सही उत्तर होगा इसका तिलहन के उत्पादन से, प्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड सीड से येलो रिवॉल्यूशन संबंध है। और पीली क्रांति भारत में कब शुरू की गई थी,
तो 86, 87, 1986-87 में इसको शुरुआत किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। किस चीज़ में? खाद्य तेल में, विशेष तौर पे सरसों और तिल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाए। उसी को पीली क्रांति से जोड़ा गया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सैम पित्रोदा जो हैं उनको भारत में पीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। पीली क्रांति में 9 तिलहनों को विशेष तौर पर फोकस किया जाता है। कौन कौन से हैं? तो मूंगफली है, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, नीर, अलसी और अरंडी। ये 9 हैं जिन पर पीली क्रांति से ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? भारत के बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस जगह सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है? वेयर इज द सुनामी वार्निंग सेंटर लोकेटेड इन इंडिया? ऑप्शंस है चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद या फिर पोर्ट ब्लेयर। सही उत्तर होगा इसका हैदराबाद। जो सुनामी वार्निंग सेंटर है वो भारत में हैदराबाद में लोकेटेड है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, लेकिन ये 10 साल तक आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है। हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम इसका है भाग्यनगर और ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये भी पूछते हैं कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी। हैदराबाद को निजामों का शहर भी कहा जाता है और मोतियों का शहर से भी ये प्रसिद्ध है। निजामों का शहर और मोतियों का शहर, इन दोनों के नाम से हैदराबाद प्रसिद्ध है। यहाँ के राज्यपाल कौन है तेलंगाना के? तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? हु हैज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया? ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही या फिर मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सही उत्तर होगा इसका प्रधानमंत्री। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भारत में प्रधानमंत्री के पास होता है। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, जैसा कि भारत के संविधान में संबोधित किया गया है, वो सरकार के प्रमुख, राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार, मंत्रियों की परिषद के प्रमुख और संसद में बहुमत दल के नेता होते हैं। और यही भारत सरकार की कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रपति केवल संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के साथ उनके जो मंत्री परिषद होते हैं उनमें निहित होता है। संविधान का अनुच्छेद 74(1) ये प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी जो कि राष्ट्रपति को सलाह देगी और अपने कार्यों के अभ्यास में ऐसी सलाह का अनुसार कार्य कर सकते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम फॉर द कंट्री? ऑप्शंस हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमेटी, दादा भाई नौरोजी या फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। सही उत्तर होगा इसका दादा भाई नौरोजी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के तौर पर ये जाने जाते हैं और ये पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति हैं जिन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद चुना गया था। उसके साथ साथ ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से भी एक थे। अगला क्वेश्चन है,
किस वर्ष पहली बार बर्ड फ्लू पैदा करने वाले वायरस यानी कि H5N1 का पता चला था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट बर्ड फ्लू काउजिंग वायरस H5N1 डिटेक्टेड? ऑप्शन है वर्ष 1991 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 1997 में या फिर वर्ष 2001 में। सही उत्तर होगा इसका वर्ष 1997 में पता चला था, 1997 में। और ये है क्या, H5N1 वायरस क्या है? तो ये एक एवियन इन्फ्लुएंजा है जो कि बर्ड फ्लू के नाम से भी पॉपुलर है। ये एक खतरनाक वायरस का संक्रमण इंसानों और पक्षियों को ज़्यादा प्रभावित करता है। ये ज़्यादातर इन्फेक्शन चिकन, टर्की, गीज़, बत्तख इन जैसे प्रजातियों में या फिर पक्षियों में पाया जाता है और इससे ये इंसान में पहुंच जाता है, जिससे इंसानों का और पक्षियों की मौत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को टी गार्डन के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज द टी गार्डन? ऑप्शन है सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल या फिर कर्नाटक। सही उत्तर होगा असम। असम को टी गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। भारत के चाय बागान के नाम से ये पॉपुलर है और असम भारतीय चाय के ओरिजिन का भी प्रमुख स्थल है। असम में प्रसिद्ध नदियाँ कौन कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र जो कि दोनों किनारे से बहती है, ये दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्र का गठन करती है जो ब्रह्मपुत्र नदी है। और कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो असम के जो टी एस्टेट है वो करीब करीब 21,62,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये। और पहला इंग्लिश टी गार्डन कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1837 में। कहाँ पर? चबुआ नाम की जगह है असम में, अपर असम में, वहाँ पर। और 1840 के बाद से असम टी कंपनी अपना कमर्शियल प्रोडक्शन असम में स्टार्ट कर दी थी। असम के गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी जी हैं। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी हैं और कैपिटल दिसपुर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अभ्यास प्रश्न जो कि आपको कमेंट सेक्शन में करना होता है। अंतिम क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी गायन संगीत की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक इज? ऑप्शंस है गज़ल, ध्रुपद, ठुमरी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका ध्रुपद। ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ यानी कि हिंदुस्तानी गायन संगीत का सबसे पुरानी रचना है। अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? फोल्क पेंटिंग मधुबनी इज पॉपुलर इन विच स्टेट? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर असम। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका उत्तर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि सभी को इन सारे क्वेश्चंस की जानकारी हो पाए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।